वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक बाय अनामिका। आज हम क्लास 9th की एआई रिफ्लेक्शन जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। कल एआई रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एआई क्या होता है, नैरो एआई क्या होता है और जनरल एआई क्या होता है, टाइप ऑफ एआई हमने पढ़ा था। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि फादर ऑफ एआई कौन थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी टीम बनाई, जो कि 1952 की बात है, जिसमें हम जहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हुआ था। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एआई आपका एकदम न्यूअर टॉपिक है, ये आपका काफी पुराना टॉपिक है, लेकिन उसको इनहांस होते होते आपके वर्किंग में आते आते आपको इतना समय लग गया। ठीक है, और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया रूप हमने देखा, हम लोग देख रहे हैं और आगे और भी ज़्यादा इन्हांस होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जैसे जैसे इन्हांस होती जाएंगी वैसे वैसे हमें और भी एफिशिएंट एआई हमें देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है कि डोमेन्स ऑफ एआई क्या होता है और इसके फादर कौन थे, एआई के फादर कौन थे। ओके, जॉन मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर के रूप में जाना जाता है। ओके, ये क्या थे, ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो टर्म है, जो आपके वर्ड है जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको उन्होंने क्वाइंड किया था। क्वाइंड का मतलब क्या था, नाम असाइन किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा ही कुछ होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें दो टर्म दिख रहे हैं, एक तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है, दूसरा ये कॉग्निटिव साइंटिस्ट है। तो कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि संज्ञान, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं कि संज्ञान किसी का बहुत अच्छा है या इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, या कोई चीज कोई पर्सन है वो कैसे लर्निंग कर रहा है। ठीक है, तो उसके स्टेप्स जो कॉग्निटिव स्किल्स आपकी होती हैं, जिसको जनरली हम लोग साइकोलॉजिकली में, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको इस टर्म को यूज करते हैं कि बच्चा जो है जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो वो किस तरीके से इमिटेटिंग करके या अनुकरण करके हर एक एक चीज को वो सीखता है। ठीक है, तो इनका भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जिस तरीके से ह्यूमन अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज करता है पैटर्न बाय पैटर्न, इंफॉर्मेशंस के थ्रू, देख करके विजुलाइज करके वो अपने माइंड में कुछ चीजों को सेट करता है। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना है, हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है। वो तो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो गई कि बच्चा जब शुरू से ग्रो करता है वो धीरे धीरे करके सारी चीजों को सीखता है और उसे वो क्या करता है, डेवलप करता जाता है। ओके, तो जॉन मैककार्थी, एलन ट्यूरिंग, मार्विन मेन्स्क और एलन नोबेल, हर्बर्ट ए साइमन, इस इन तरह के कई सारे आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिले जो कि कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी थे। उन सभी ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनना है, क्या करना है, एक कॉन्फ्रेंस रखी जो कि आपकी 1956 में स्टार्ट हुई। एक कॉन्फ्रेंस एआई की इसी फील्ड में आपने स्टार्ट की। ठीक है, धीरे धीरे करके हम उन पैटर्न्स को समझते गए और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। ठीक है, वो आता है ट्यूरिंग टेस्ट का। ट्यूरिंग टेस्ट आपके एलन ट्यूरिंग, जो कि एक साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, या मैथमेटिशियन भी हम कह सकते हैं इनको। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इन्होंने क्या समझा कि जो भी आपको हम जो पर्सन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को या इमिटेट करके, जिसके जैसे आप ये समझते हैं कि किसी के घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो लड़ाई झगड़ा सीख जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो इमिटेशन पावर है चाइल्ड की या किसी पर्सन की या ह्यूमन बीइंग की, तो उससे वो क्या करता है, वो एक नई नई स्किल्स आप सीखते हैं, चाहे वो अच्छी स्किल हो चाहे वो बैड स्किल हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी क्या करना है, हमें हमें उसी इमिटेटिंग स्किल्स के थ्रू वो कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा और उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसे वो सीखना शुरू करेगा, उसे वो करना शुरू करेगा। कल हमने आपसे बात की थी कि दो टॉपिक्स थे आपके, एक नैरो एआई, एक आपका जनरल एआई। तो नैरो एआई में क्या था कि वो सिंपल छोटे छोटे वर्क थे, आपने उसको असाइन किया, कोई जो रिपीटेटिव टास्क है जिसको ह्यूमन नहीं करना चाहता उसे आपने किया, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड थी। ठीक है, इस समय जो जनरेटिव एआई आपका आया है वो क्या कर रहा है, वो ह्यूमन इंटरवेंशन की उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो क्या कर रहा है कि आपके जो पैटर्न है, जो आपने उसको डेटा दिया है
या जो नया डेटा वो आप उसमें फीड करते जा रहे हो, वो उस पैटर्न से ऑटोमेटिकली वो आपके नए एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, अपना इंटेलिजेंस वो ग्रो करता जाता है। ठीक है, तो ये जो सिंपल सा आपका था, इसे हम ट्यूरिंग टेस्ट कहेंगे। इसमें क्या किया कि इमिटेटिंग गेम, यहाँ पे आपका यहाँ रिटर्न है कि इमिटेटिंग गेम आपका एक प्रोवाइड किया गया, जिसमें 3 लोग थे। एक आपका सिंपल ह्यूमन था, एक आपका ह्यूमन था जो कि एक जज की तरह हमने यूज किया था, और एक हमारी मशीन थी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर था, एंड द प्लेयर इज अ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि 2 प्लेयर्स हैं और एक आपका जज है। जज को किसी अलग जगह पे रखा गया है, और उसे नहीं पता है कि कौन सा प्लेयर कंप्यूटर है, कौन सा प्लेयर आपका ह्यूमन है। और जज को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके 2 प्लेयर्स में गेम खेल रहे हैं, उन 2 प्लेयर्स में कौन आपका ह्यूमन बीइंग है, कौन आपका मशीन है। ठीक है, लेकिन ऐसा वो ये प्रोग्राम, ये जो आपका गेम था, इसके बेसिस पर ये डिसाइड किया गया कि क्या कोई भी जो दूसरी मशीन है, क्या वो उसी तरीके से प्ले कर सकती है जिस तरीके से वो ह्यूमन बीइंग प्ले कर रहा है। ओके, पढ़ते हैं यहाँ पे कि डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंसशिप चूज करने के लिए या वहां तक ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिक्वायरमेंट है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए आपका डेटा। ठीक है, हम लोग आजकल देखते हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि गूगल ने हमारा डेटा सेल कर दिया, या गूगल क्या कर रहा है, आपसे डेटा इंफॉर्मेशन लेता है और वो आपकी मार्केटिंग कंपनीज को आपको सेल कर देता है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग जो जो आपकी कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, आपके डेटा को कैप्चर करते हैं, और उस डेटा से आपका एनालाइज किया जाता है कि आप किस तरह से चीजों को आप पसंद कर रहे हैं। ओके, जैसे आपको किसी को कोई ड्रेस पसंद आती है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को किसी ब्रांड का है, कोई चीजें पसंद आती हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आप जब जिस चीज को सर्च करते हैं, तो वो सर्च करने से आपकी जो पसंद है या नापसंद है, उन चीजों को वो गैदर करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते हैं, उस कंपनी को देते हैं, और कंपनी उसके बेसिस पर आपको एडवर्टीजमेंट शो करता है। ठीक है, आप ज़्यादातर आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा कॉमेडी स्टडी आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो वो कॉमेडी से जैसे आए लगते हैं। अगर आपको कोई थ्रिलर आपको देखने हैं, तो वैसे आपकी मूवीज़ आए लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप जैसे ही एक बार आप उस पे सर्च कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो आपके यूट्यूब के एल्गोरिथम पे सेव होता है कि इनको इस तरह की वीडियोज़ आपको इनको चाहिए। और वो वैसी ही वीडियोस फिर आपके स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाती है। अगर आपको न्यूज़ पसंद है, तो आपको न्यूज़ जैसी इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। तो यहाँ पर डेटा का वही यूज़ है कि आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग क्रिएट करते जा रहे हैं, उसको इमेजिनेशन के लिए, उसको अपनी पोटेंशियल ग्रो करने के लिए आपको देना क्या है उसको। ठीक है, तो एआई इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन पर वो बेस्ड है। उस इंफॉर्मेशन को गेन करने के बाद, वो उसी इंफॉर्मेशन के पैटर्न पर, कि कैसा पैटर्न है, कैसा आपकी इसकी प्रोग्रामिंग है, और उसके बेसिस पर वो अपने नए जो आपका रिजल्ट है, जो आपका आउटपुट है, वो जनरेट करता है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल सेंस बट रादर द वेरी फाउंडेशन अपॉन विच एआई इज बिल्ट। तो एआई का जो बिल्ट है या जो उसकी नींव है, वो क्या है? डेटा है। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे डेटा के बारे में, और हम डीप पर कि डेटा है क्या, एआई के लिए डेटा क्या है। डेटा एक्ट्स एज अ फ्यूल दैट प्रोपेल्स एआई टू परफॉर्म इट्स टास्क। ओके, तो डेटा क्या करता है, वो एक फ्यूल की तरह है एआई को टास्क परफॉर्म करने के लिए। हम पढ़ेंगे इसको। टॉपिक नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एआई एल्गोरिथम रिक्वायर्स वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा टू लर्न एंड इम्प्रूव। एआई को क्या रिक्वायरमेंट है? वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट है। किस लिए? अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और लर्निंग करने के लिए, क्योंकि आपका एआई भी जिस तरीके से ह्यूमन अंडरस्टैंड और लर्निंग करता है, वैसे ही आपका एआई भी लर्निंग करता है। These dataset can encompass text image recognition, would be trained on massive dataset of labeled images, allowing it to identify object and scene with increased accuracy. ठीक है, तो डेटा सेट क्या क्या चीजें होनी चाहिए? टेक्स्ट होगा, इमेज रिकॉग्निशन होगा, और नंबर ऑफ इमेजेस के जैसे लेबल्स हैं, आपका ताजमहल है या कुछ है,
तो उसके जो अलग-अलग चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी वो सारी उसमें स्टोर होंगी और उससे क्या होगा वो अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से डेटा आपका एआई जनरेट करने के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है डेटा एक्ट्स एज़ अ स्कल्पचर दैट शेप द कैपेबिलिटी ऑफ एआई द टाइप एंड द क्वालिटी ऑफ डेटा यूज्ड फॉर ट्रेनिंग सिग्निफिकेंस। सो यहाँ पे डेटा किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो एक स्कल्पचर यानी जैसे मूर्तिकार होता है कि वो अपनी मूर्ति को बहुत अच्छा शेप देना चाहता है। तो उससे क्या होता है उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको जो उसका मटेरियल है वो आपका बेस्ट होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप किसी एआई को इम्प्रूव कर रहे हैं या किसी एआई में इंटेलिजेंस आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपकी जो डेटा की क्वालिटी है यानी क्वालिटी और उसकी जो इन्फॉर्मेशंस है वो आपको वास्ट और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको उसे देनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप उसको देते हैं तो वो जितनी आप उसको डेटा की लिमिटेशन है वो एआई आपका उतने ही लेवल तक वो इम्प्रूव करेगा। अगर आप डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो एआई ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि डेटा एक्ट्स एज अ इनकम्पास दैट गाइड द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई बाय एनालाइजिंग डेटा पैटर्न। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो एआई क्या कर रहे हैं आपके डेटा को जो पैटर्न है उसको एनालाइज कर रहा है। सॉरी, ट्रेंड्स, इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, रिसर्चर्स क्या हो रहे हैं, रिसर्चर्स कैन आइडेंटिफाई एरिया वेयर एआई कैन ऑफर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ठीक है। तो रिसर्चर्स क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका जो एआई है वो किस जगह पे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा और उसी बेसिस पर हमें क्या करना है एआई को जनरेट करना है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि एनालाइजिंग हेल्थ केयर डेटा। अब यहाँ पे हेल्थ केयर डेटा अगर कोई हेल्थ पे आप वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हेल्थ केयर डेटा को देंगे, उसके बेसिस पर वो क्या करेगा एआई की पावर को हम जनरेट करेंगे, डिसीज डिटेक्शन के लिए हम करेंगे। अगर हम स्टडिंग करना चाहते हैं तो स्टडिंग सोशल मीडिया डेटा हमें देना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा के थ्रू क्या कर सकते हैं अपने एआई को क्या कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका इंटेलिजेंस बढ़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट डेटा क्या होता है? डेटा हम सभी लोग जानते हैं, एआई पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा है क्या। डेटा कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। फैक्ट मीन्स क्या होता है, आप जस्ट लाइक आपका नाम है, रोल नंबर है, आप इसके स्कूल में पढ़ते हैं, आपका फोन नंबर क्या है, आपके फादर का नाम क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर डेटा है जो कि आपका है, आपके स्टूडेंट्स का है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट्स के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी इमेज के बारे में या किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं तो वो आपका डेटा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जनरली हम डेटा को क्या कहते हैं कि डेटा इज अ रॉ फैक्ट। ठीक है। और उस डेटा पर जो आपका रॉ फैक्ट के फॉर्म में है, चाहे वो वीडियोस के फॉर्म में चाहे क्लिप्स के फॉर्म में हो, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के आजकल तो डेटा इतना ज़्यादा वास्ट हो गया है, पहले तो सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में होता था तो आप टेक्स्ट यूज़ कर लेते थे। लेकिन आज का टाइम पे हम देखते हैं कि कोई छोटी सी पिक्चर्स आप अपलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, एक मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा हम इनपुट कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे आपका स्टोर हो रहा है। तो उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों की इस समय हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा है कि वो सिंपल हार्ड डिस्क में हम स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं हम गूगल क्लाउड पे, आई क्लाउड पे हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है। तो उन सब के पैटर्न्स है कैसे हमें स्टोर करना है, कैसे हम वीडियोस को स्टोर करके कैसे हम पुरानी पुरानी फोटोज को हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा डेटा का काम होता है। लेकिन यहाँ पे हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा सिंपली हमारा एक रॉ फैक्ट है जो कि रिटन फॉर्म में या वीडियोस के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डेटा क्यों कह रहे हैं कि आप दो तरह से डेटा को मेन टाइप्स आपके होते हैं, पहला आपका क्वालिटेटिव है, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि आपकी जो क्वालिटी क्या है। ठीक है। क्वालिटी का मतलब किसी की क्वालिटी, जैसे आपका कलर रेड ब्लू और ग्रीन, सोशल मीडिया कमेंट्स, आपके ओपिनियंस क्या है, आपके इमोशंस क्या है, वो आपका क्वालिटी की बात करेगा। कस्टमर का रिव्यू क्या आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर सर्वे का रिस्पॉन्स ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड क्या होता है, ओपन का मतलब होता है कि आपने किसी क्वेश्चन को पूछा,
ठीक है, कि व्हाट इज योर नेम, तो आपने बताया, अपना नाम बता दिया आपने, तो ये क्या है, क्लोज एंडेड है। ठीक है, लेकिन आप आपने कहा कि इस मूवी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो आप एक लंबी चौड़ी बातें आप यहाँ पे बताएंगे और अपना ओपिनियन बताएंगे कि हाँ मुझे ये चीज अच्छा लगा, मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, दैट इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सर्वे में किसी आप किसी सर्वे का रिस्पॉन्स आप चाहते हैं तो वो किस टाइप का आपका होगा, ओपन एंडेड हो जाएगा। ओके, अब क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे क्वांटिटी की बात आएगी, तो क्वांटिटी में क्या होगा, आपका टेम्परेचर होगा, नंबर ऑफ वेबसाइट कोई विजिटर विजिट कर रहा है, किसी की हाइट कितनी है, सेल्स फिगर कितना है, कितना अमाउंट का है, तो ये सारा आपका क्वांटिटेटिव डेटा में आता है। अब क्वांटिटेटिव डेटा भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट आपका है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या होता है, आपका फिक्स नंबर, आपने कोई बताया कि ये ए रही नंबर है आपका, इसका प्राइस ये है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। अब कंटिन्यूअस डेटा की बात करते हैं कि कंटिन्यूअस डेटा आपका क्या होता है कि रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए रिटर्न है कि रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट वैल्यू, एक आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, आपने उसको शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, रेंज ऑफ वैल्यू, रेंज मतलब कितनी, किसी रेंज में आपकी वैल्यूज स्टोर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन होल नंबर, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एग्जिस्ट होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। आपका हम लोग नापते हैं कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस से कुछ आपके समथिंग डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का जो रीडिंग का वो कॉन्सेप्ट है, ये आपका बीपी कितना से कितना तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके रेंजेस होते हैं, ये हमारा किस में आ जाता है, कंटिन्यूअस डेटा में आता है। ठीक है, फिर डेटा के टाइप्स किस तरह के होते हैं, तो एक आपका होता है स्ट्रक्चर डेटा, जैसे हम लोग टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। आप अगर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि क्लास टीचर आपकी क्लास की वो लेके आती है, रजिस्टर लेके आती है, जिसमें आपका नाम लिखा होता है, आपका फोन नंबर लिखा होता है, या एब्सेंट प्रेजेंट, आप महीने में कितने दिन एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है, तो वो सारी चीजें आपकी लिखी होती हैं। फिर आपका एक, अगर हम स्कोर कार्ड की बात करते हैं, मार्कशीट की बात करते हैं, तो वो भी एक तरीके का आपका स्ट्रक्चर डेटा है, जिसमें हम फोटो हो गया, टेक्स्ट हो गया, वो सारी चीजें हम करते हैं। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं। आजकल हम देखते हैं हम लोग कि सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डाल देता है, तो वो कितना बड़ा है, कितना छोटी फोटो है, तो कुछ हमें पहले से तो पता होता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के डेटा को हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, जो कि आपकी सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है, आपका कोई ब्लॉग हो सकता है, आपके व्हाट्सएप पे कोई इमेज हो सकती है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डेटा आर कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स, डेटा सॉरी। अब सेमी स्ट्रक्चर डेटा की बात क्या होती है, सेमी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर्ड भी होगा और अनस्ट्रक्चर्ड भी होगा। ठीक है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है स्ट्रक्चर्ड के फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमारा सेमी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक्सएमएल जो आपकी लैंग्वेजेस है वो हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, एक्सएमएल भी हमें डेटा स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। आप आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कंप्यूटर साइंस में आपकी चीजें होती हैं एक्सएमएल की, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करने का एक पैटर्न बनाते हैं, जो कि आपका प्रीडिफाइंड फॉर्मेट के बेसिस पर होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या होती हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में हमने इसको पढ़ा है। ओके, अब नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, आपका डोमेन में आपने फर्स्ट आपने पढ़ लिया, वो क्या था, आपका डेटा था। अब सेकंड जो हम कर रहे हैं वो क्या है, हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, अभी हम लोग देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब खोला, उसमें वॉइस वाला ओपन किया और फट से हमने क्या किया, मुंह से आपने बोला, वो आपका स्पीक जैसे किया, आपने जो कहा वो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में राइट डाउन होकर के वैसे ही इंफॉर्मेशन आपको शो हो गई। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि जब भी आपको कोई चीज सर्च करनी हो, यू हैव टू टाइप इन द सर्च बार, आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर आप क्लिक करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, आपका जो सिस्टम है या जो आपका ब्राउजर है वो क्या कर रहा है, वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। आप हिंदी में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, कि आप जो भी लैंग्वेज, आप जैसे कई बार आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके हम बोल रहे हैं, तो भी वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, आपके वॉइस के पैटर्न, पिच, टोन, वो सारी चीजें रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या करता है, उसको राइट डाउन करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लिखते हैं, हम गलत लिख रहे हैं, लेकिन वो क्या करेगा, ऊपर आपको मैसेज देगा कि क्या आपको ये तो नहीं चाहिए था, आपको ये तो नहीं चाहिए था, ये आपने स्टार्ट किया लिखना, आपने जैसे स्टार्ट किया
वो तुरंत उसने क्या किया कि ये वर्ड इससे रिलेटेड है, और आपको नंबर ऑफ आपको क्या किया, आपको सजेशंस उसने प्रोवाइड कर दिया कि आप इनमें से क्या आपका, आपने फर्स्ट से जिसको क्लिक किया वो आपका मैसेज वर्ड आपका स्क्रीन पर टाइप हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपने जो लैंग्वेज उसको प्रोवाइड की है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, उस लैंग्वेज के बेसिस पर आपकी वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से पढ़नी है। तो है क्या ये एनएलपी, इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एज इट इज स्पोकन। तो जैसे ह्यूमन लैंग्वेज आपका बोल रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाएगी, आपकी एनएलपी कहलाएगी, यानी लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब ये है क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या करता है, दैट हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज। तो ह्यूमन लैंग्वेज को मैनिपुलेशन करता है। NLP draw from many disciplines including computer science in it pursuit to fill the gap between human communication and the computer understanding। अब ये NLP और क्या क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि कुछ डिसिप्लिन्स के बेसिस पर आपकी जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है और कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके गैपिंग को फिल कर रहा है। इसका मतलब है कि ह्यूमन जिस तरीके से बोल रहा है, उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज करके, और वो जब कंप्यूटर में या अपने इंटरनेट पे वो पुट करता है, तो वापस से वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करके आपको रिजल्ट शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि एनएलपी टास्क ब्रेक डाउन लैंग्वेज इनटू शॉर्टर एलिमेंटर पीसेस, try to understand the relationships between the pieces and explore how to piece work together to create meaning। ठीक है, तो एनएलपी का काम क्या है, वो क्या करता है कि आपने जब कोई स्टेटमेंट उसको बोला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा। ठीक है, वो उसने वो ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग क्या है। फिर उसको उन पीसेस को वो जोड़ने का, रिलेट उसको रिलेट कराएंगे, करने के बाद तब जाके उसकी वो मीनिंग वो रिकॉग्नाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है कि डेली लाइफ ऑफ एनएलपी एग्जांपल्स। एनएलपी एग्जांपल क्या क्या है हमारे, हमने पढ़ा है कि एनएलपी के थ्रू क्या होता है, आप किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, जनरली हम लोग कर ही रहे हैं डेली यूज में। आप गूगल सर्च पे आप जाइए, वहाँ पे एक माइक जैसा बना रहेगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आएगा कि वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, आप अपनी बात कहेंगे, वहां से आपको रिटर्न में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्मार्टर सर्च रिजल्ट पढ़ लिया हमने। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि सर्च इंजन लाइक गूगल यूज एनएलपी टू अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड योर सर्च क्वेरीज। ठीक है, आप जो सर्च करना चाहते हैं, जो सर्च क्वेरीज आपने विद वॉइस आपने किया है, उसका जो इंटेंट है या ये जो इसको इंटेंशन है वो उसको अंडरस्टैंड करता है। नॉट जस्ट द कीवर्ड देमसेल्फ बट आल्सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्क्रैच। आप क्या चाहते हैं सर्च करना, वो उस कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड करता है, यानी कि वो कीवर्ड्स ही नहीं एक्सटेंड कर रहा कि इनको क्या चाहिए। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या चीजें आपके माइंड में चल रही कि आपको और इस रिलेटेड क्या चीजें हमें सर्च करके देनी है, वो उन सारी चीजों को आपके रिलेवेंट रिजल्ट में शो कर देता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है इनहैंस चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट। आपने सुना है कि एलेक्सा आ गए, एलेक्सा है, एलेक्सा से आप ये कहिए, एलेक्सा ये। तो आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उनके भी वर्क हम लोग एलेक्सा से करा देते हैं। ठीक है, तो उस चैटबॉट को वो क्या कर रहा है, वो और इंक्रीज कर रहा है। आपका वर्चुअल असिस्टेंट आपका बैठा हुआ है, आपको कोई चीज अगर आपको बात करनी है, जैसे कस्टमर केयर पे भी हमें बात करनी होती है, तो वहां पे क्या है, एक वर्चुअल असिस्टेंट आपका है, और वो क्या कर रहा है, आपके थ्रू जो आपने इंफॉर्मेशन सेंड की है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर या आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो आपको असिस्ट करेगा। ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट्स आपकी कई सारी कंपनीज आपकी इस समय उन्होंने वहां पर एम्प्लॉय कर रखा है कि कोई कस्टमर केयर में आप किसी पर्सन को आप एम्प्लॉय करते हो, तो वो क्या है, वो आपका कुछ टाइम के लिए रहेगा। लेकिन आज आप देखते हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको 24/7 आपका वर्चुअल असिस्टेंट अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये आपका एआई के थ्रू ही आपका पॉसिबल है कि आप जिस तरह से आप वैल्यूज, आप लैंग्वेज एंटर कर रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं, उस लैंग्वेज को आपको वो एक्सेप्ट करेगा, उसको लर्न करेगा। लर्न करने के बाद फिर वो आपको मैसेज वैसा ही प्रोवाइड करेगा।
नेक्स्ट आपका है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन क्या होते हैं, इसमें होते हैं कि आप किस तरह का डेटा आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मूवी देखना चाहते हैं, हमने हमने मूवी एक बार सर्च कर ली, तो ऑटोमेटिकली आपके गूगल सर्च पे क्या आता है, आपके मैसेजेस जो यूट्यूब वगैरह पे क्या है, उसी से रिलेटेड जो भी हम सर्च कर रहे हैं, किया है हमने, वैसा ही मैसेज आपको शो करने लगता है, यानी कि ऐसी ही वीडियोस आपके आगे आने लगेंगी जो ही आपने सर्च किया है। तो इसी को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कहते हैं, कि आप किसी पर्सन की जो रिकमेंडेशन है, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। यानी जो आपको सिस्टम में जो आपका एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, वो कर क्या रहा है, वो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आप सर्च करना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो बार बार आपके सामने क्यों लाता है, क्योंकि उसने आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आपके रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रिकमेंडेशन है, उसको वो रीच किया कि हाँ, इनको ऐसा टॉपिक चाहिए देखने के लिए, ठीक है, या इनको इस चीज में इंटरेस्ट है। तो वो उससे बेसिस पर वो क्या करेगा, आपको वर्क प्रोवाइड करेगा, आपको रिजल्ट आपको शो करेगा। स्पैम फिल्टरिंग हम जानते हैं कि ईमेल में क्या होते हैं, बहुत सारे स्पैम्स आते हैं। तो वो स्पैम्स को, ये जो पैटर्न है उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा, और उस के बेसिस पर वो स्पैम को फिल्टर्स कर देगा। सोशल लिसनिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। तो एनएलपी क्या करता है, आपके सोशल मीडिया कन्वर्सेशन के थ्रू आपके जो ब्रांड है, आप क्या चाहते हो, वो चीज़ों को वो आपको प्रोवाइड करता है। दिस अलाउ देम टू टेलर दियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड ड्रेस बाय एनी कंसर्न। ठीक है, तो अगर किसी को बहुत अच्छे स्लीपर्स चाहिए, बहुत अच्छे आपको शूज चाहिए, तो वो अगर आपके माइंड में है और आपने एक बार सर्च कर लिया, तो जब भी आप अमेज़न ओपन करोगे, आपको वैसे ही रिक्वायरमेंट की चीज़ें आपको शो करें कि आपने ये चीज़ लास्ट टाइम देखा था, तो आज आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एनएलपी के थ्रू या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर विज़न। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंप्यूटर विज़न क्या है। ठीक है, आजकल हम देखते हैं कि आपको गूगल सर्च है या गूगल मैप्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आपके घर के लोकेशन हमें चाहिए, तो हम कंप्यूटर के थ्रू हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हमने देखा है कि हमें ड्राइविंग सीखनी है, तो हमें क्या करना है, हमें एक वर्चुअल अब इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या है, आपको लगेगा कि आप कार्स चला रहे हैं, ट्रैफिक है आपके पास, आपका यहाँ पे आपके सिग्नल्स हैं, और वैसा ही इन्वायरमेंट जैसा कि आप से अपनी गाड़ी लेकर के आप फील्ड में जाते हैं, तो आपको वैसा इन्वायरमेंट आपको दिया जाएगा, और उस इन्वायरमेंट में आपके इमेजिनेशन में आपसे वो चीज़ें आपको सिखा दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर विज़न के थ्रू, यानी कि ऐसा ग्राफ़िक्स आपने डेवलप कर दिया है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कि आप अपनी आईज़ से आप वो सारे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर विजन का एक मतलब ये भी है कि ह्यूमन जो आपका अंडरस्टैंड करता है देखने के बाद उसको सीखता है, वैसे ही कंप्यूटर भी किसी इमेज को देखने के बाद उसकी जो चीजें हैं, उस जैसे हमने कहा कि आपने ताजमहल देखा, तो अब ताजमहल देखा, तो ताजमहल के बारे में जब अगर जैसी उसको फोटो मिलेगी या आपने क्लिक किया, तो उस फोटो के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास वो इमिडिएटली आ जाएगी कि इसने किसने बनाया था, ये कहाँ पर है, ये चीजें क्या है। या कई बार क्या होता है कि हमने किसी ब्रांड को देखा, अब उस ब्रांड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये होता है कि कंप्यूटर विज़न के थ्रू कंप्यूटर क्या करेगा, उसको कैमरा से आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। जैसे आप फ़ोटो क्लिक करोगे, आपके पास क्या हो जाएगा, उस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस आपको शो हो जाएँगी। ठीक है? तो कंप्यूटर विज़न इज़ अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट ट्रेन्स कंप्यूटर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विज़ुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो जो विजुअल वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करना है, तो वहां पे हमें क्या, कौन सा डोमेन यूज करना पड़ेगा, कंप्यूटर विजन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है कि इट इज लाइक अ इम्पार्टिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड इंस्टिंक्ट टू अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर विजन डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enables machine to see through images and original data। ठीक है, तो आप जो कंप्यूटर कैमरे से आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, और उसके बेसिस पे ही आपको इंफॉर्मेशन शो होगी। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, सीइंग द वर्ड, वर्ड को कैसे हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर, किसी पिक्चर के बारे में हमें देखना है, और किसी चीज़ों के बारे में अगर हमें सेंस करना है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंप्यूटर विजन जो डोमेन है वर्क करेंगे। अब एप्लीकेशन क्या क्या है कंप्यूटर विजन के,
Computer vision is a field of computer science that work on enable computer to see, identify and process image in the same way that human does and then provide appropriate output. तो जैसे ह्यूमन किस चीज को देखता है और देखने के बाद उसको इमेज को प्रोसेस करता है, आइडेंटिफाई करता है और क्या चीजें हैं वो उसको इमेजिन करता है ऑटोमेटिकली अपने आप में, वैसे ही आपका कंप्यूटर विजन भी क्या कर रहा है, उस डेटा को एनालाइज कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि हेल्पिंग रोबोट सी, रोबोट क्या देख रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार एग्जाम्पल है आपका। अनलॉकिंग फोन विथ योर फेस, आपका जो फेस है उसके बेसिस पे ही आपका फोन रिकॉग्नाइज होगा, अनलॉक होगा। मेकिंग लाइव फीचर्स, कैसे लाइव फीचर हो जाएगी, एप्स दैट हेल्प यू आइडेंटिफाई प्लांट एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर। ठीक है, तो जैसा प्लांट है वैसे ही आपको देना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, केवल इसी की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिख जाती हैं और मुझे सर्च करना होता है कि ये क्या चीज है, एक अपनी क्यूरियोसिटी होती है कि हमें इन चीजों को सीखना है, देखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड यूजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी आई है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है, अगर उसे कोई इमेज का डिस्क्रिप्शन हमें देना है, हमें इमेज के बारे में बताना है, अंडरस्टैंड करना है, तो वो एक बहुत अच्छा है कि इमेज को वो देखेगा आपका कंप्यूटर और उसके बारे में विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को वर्बली वोकली वो बोल के बताएगा। ठीक है, आपके जो साउंड है स्पीकर के थ्रू आपको आएगी कि ये जो इमेज है वो ऐसी ऐसी है, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसे अंडरस्टैंड होगा कि ये जो इमेज है वो उस चीज के बारे में आपको बता रहा है। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर। ये क्या होता है ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी जगह पर गए हो और उसके बारे में ऑटोमेटिकली वो आप जैसे ही आप स्क्रीन या आप फोटो उसको खींचते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए, तो वो आपका ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर होता है। विजुअल ट्राई वर्चुअल ट्राई ऑन एप्स। अब वर्चुअल ट्राई का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई ड्रेस लेने जाते हैं, है ना, कई बार क्या होता है हम उसे अपना पुट ऑन करते हैं, पुट ऑन करने के बाद देखने के अपने पहनने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि शीशे में कि कैसा लग रहा है। अब आपको ऐसा ऐप दे दिया गया कि आपने वो सिस्टम लिया और आपने अपने ऊपर ट्राई बस ऐसे ही उसको से ऐप के थ्रू चेक किया कि ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये वर्चुअल ट्राई का ऐप आपका ऐप है। स्मार्ट होम सिक्योरिटी कैमरा, अब आपकी सिक्योरिटी कैमरास भी आपके हो गए हैं। ठीक है, तो जो कि होम में आप लगाते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा वो क्या था, डोमेन ऑफ एआई, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, डेटा पढ़ा, फिर सेकेंड हमारा एनएलपी था, वो चीजें हमने पढ़ी, फिर आपका कंप्यूटर विजन था। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक्स में हमने इन चीजों को कवर किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आपका होगा एप्लीकेशन ऑन एआई। ठीक है, अगर अभी तक जितनी स्लाइड्स मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं या वीडियोस हमने डाली हैं, जो कि ये स्पेशली एआई जो बच्चों ने लिया है क्लास 9th में और वो बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज आपको कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है जरूर से इस चैनल को। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही जरूरी होता है सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स यू।